Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पश्चिम बंगाल के प्रकरण पर आप लोग कानून के स्टूडेंट हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल के प्रकरण पर हम लोगों को सबको थोड़ा नज़र डालनी चाहिए और भारत के स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। भारत में फेडरल स्ट्रक्चर हमने अडॉप्ट किया है, संघीय ढांचा अडॉप्ट किया है। हम संघीय या जिसको हम कहें कि हम फेडरेशन नहीं है, परिसंघ नहीं। डॉक्टर अंबेडकर को अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 1 की डिबेट के समय, तो वो कहते हैं कि वी आर अडॉप्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर बट वी आर नॉट द फेडरेशन एट ऑल, एंड द मेन फीचर ऑफ आवर यूनियन, वी आर अडॉप्टिंग द यूनियन स्ट्रक्चर। और जो यूनियन का मेन स्ट्रक्चर है वो ये है कि इसमें कोई भी राज्य देश के अंदर होता है, देश से बाहर जाने का या देश के खिलाफ कोई काम करने का किसी भी राज्य को कोई अधिकार नहीं है। और जो देश की सरकार है और जो राज्य की सरकार है, राज्यों में हमने वहां के लोकल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए राज्य में सरकारें बनाई हैं। और इसलिए आर्टिकल 3 में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि केंद्र के पास यह अधिकार होगा कि वो राज्य को छोटा, बड़ा, कम, ज्यादा समाप्त भी कर सकता है। और हमने देखा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बन गया, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बन गया, बिहार में झारखंड छत्तीसगढ़ बन गया, अभी रिसेंटली आंध्रा में आंध्रा और तेलंगाना बन गया। ऐसे करके कुछ राज्यों की बाउंड्री, पहले आंध्र प्रदेश नहीं था तो कई राज्यों की बाउंड्री तोड़कर एक नया राज्य बना दिया था। तो राज्यों को छोटा बड़ा कर सकता है, ये केंद्र के पास अधिकार होता है। और केंद्र जो है वो संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अब किसी राज्य में कोई प्रॉब्लम है तो वो राज्य का दायित्व बनता है कि वो केंद्र के साथ कंसल्ट करना चाहे तो कर सकता है। और राज्य में अगर किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी दिखती है तो केंद्रीय एजेंसियां रहती हैं जो उस पर काम करती हैं। स्पेशली सीबीआई की जब हम बात करते हैं तो सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बना था। और जो राज्य के पास अधिकार हैं, उन अधिकारों के अलावा अगर दो स्टेटों का कोई मैटर बनता है या राष्ट्रीय स्तर पर मैटर बनता है या संवैधानिक कोई मामला बनता है और केंद्र की सूची में कोई मामला बनता है, तो उसके लिए सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन केंद्र सरकार स्वतः लिख सकती है। लेकिन अगर राज्य में कोई मैटर बनता है तो राज्य सरकार उसमें केंद्र को आग्रह कर सकती है कि ये इन्वेस्टिगेशन मेरी पुलिस के अलावा सीबीआई से करवा दिया जाए, केंद्रीय एजेंसी से करवा दिया जाए। तीसरा जो तरीका है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का वो ये आया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, चूंकि संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं वो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख सकता है। पश्चिम बंगाल में शारदा चिट फंड का मामला आया, राज्य की सरकार इन्वेस्टिगेशन करवाई रही होगी अच्छे से, जो भी करवा रहे होंगे, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख दिया। अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वर्सेस स्टेट पुलिस, जो लोकल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी पहले, वो और सीबीआई के बीच में टेंशन। अब सवाल यहां पर यह आता है कि अगर लोकल पुलिस ही इन्वॉल्व हो तो फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मस्ट है। मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसलिए लिखा होगा क्योंकि लोकल पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है और लोकल सरकार जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में राज्य में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। तो फिर उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है सीबीआई या केंद्रीय एजेंसी कोई इन्वेस्टिगेशन करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह ध्यान में रखते हुए केंद्रीय एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन लिख दिया। अब सवाल यह आता है कि शारदा चिट फंड केस में जहां पर 2,500 करोड़, एक आध करोड़ नहीं, 2,500 करोड़ और लगभग 27 लाख के लगभग लोगों का पैसा वहां डूबा। क्या 27 लाख लोगों में, जिसमें 311 लोगों ने इमीडिएट वहां पर आत्महत्या कर ली थी इस घोटाले के बाद, क्या ये अर्जेंट मामला नहीं है? क्या ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला नहीं है? क्या इस पर इन्वेस्टिगेशन केंद्रीय एजेंसी नहीं करना चाहिए? क्या इस इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध पानी का पानी नहीं होना चाहिए?
इसलिए इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लिखा होगा। अब चूंकि स्टेट पुलिस इन्वॉल्व है और स्टेट गवर्नमेंट पर भी आशंका है कि कई एक मिनिस्टर्स, कई एक सांसद स्टेट गवर्नमेंट के उसमें इन्वॉल्व थे, जिनको बाद में इस्तीफे देने पड़े, जमानतें लेनी पड़ी और बहुत कुछ हुआ। ऐसी स्थिति में सीबीआई अगर राज्य सरकार को कोई सम्मन करती है और कहती कि भाई इस मामले में हमने इन्वेस्टिगेशन करना है जिसमें हमारा सहयोग आपको करना है, आपके कमिश्नर ऑफ पुलिस को इसमें सहयोग करना है, आपके फला व्यक्ति को इसमें सहयोग करना, ऐसे सम्मन को राज्य सरकार अगर ये कह दे कि नहीं हमारा कोई उसमें मामला नहीं बनता, या राज्य सरकार कह दे कि आप जबरदस्ती हम पर हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हो और हम आपको इस पर कॉपरेट नहीं करेंगे, तो सीबीआई का तो काम बनता है कि वो केंद्र की एजेंसी है इसलिए वो अचानक छापे मारे। अगर उसको आशंका है तो आवश्यक नहीं हर मामले में वो सम्मन इशू करे, हर मामले में बता कर जाए। तो राज्य सरकार, राज्यों पर छापे भी मारे जा सकते हैं। जहां तक बात रही कमिश्नर ऑफ पुलिस की, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस भी संविधान के मातहत ही आता है। और जहां तक बात रही सीबीआई के डायरेक्टर्स की, वो अभी प्रकरण हमने पूरा देखा कि सीबीआई के डायरेक्टर्स अगर फंसे हुए थे तो उस पर भी केंद्रीय एजेंसी ने, दूसरी केंद्रीय एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन करके उनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चला। तो सीबीआई भी अछूती नहीं है, विजिलेंस भी अछूती नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत छोटी बात है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के कमिश्नर ऑफ पुलिस को कॉपरेट करना चाहिए। और अगर छापे डाले गए हैं तो छापों में सीधा सीधा दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। अगर डर नहीं है तो किस बात का डर, तो वो किया जा सकता है। लेकिन सीबीआई की जो एजेंसी वहां पर गई, उस एजेंसी के कर्मचारियों को बंधक बना लेना, उनके साथ मारपीट करना, उनको स्टेट में कॉपरेट न करना का तात्पर्य सिर्फ वही है जो कुछ पुलिस एजेंसियां जब कुछ इलाकों में जाती है और जहां पर भीड़ तंत्र होता है और प्योर गुंडागर्दी होती है और वो कहते हैं कि नहीं हमारे तो इन्वेस्टिगेशन भी आप नहीं कर सकते, ये उस ओर इंगित करता है कि आप हमारे यहां इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते। पनिश करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी परिस्थिति में संघीय ढांचे को याद रखना चाहिए कि राज्य की जो सरकार है उसके पास इतनी पावर या अथॉरिटी नहीं होती कि वो केंद्र की एजेंसियों को रोक सके, क्योंकि वो यूनियन का सब्जेक्ट है। और राज्य अगर ऐसा करता है तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को आर्टिकल 256 के तहत पहले एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं, वो फिर भी नहीं मानते, तो आर्टिकल 356 अट्रैक्ट करता है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। क्यों समाप्त हो चुकी है? क्योंकि राज्य सरकार खुद उस मामले में बिल्कुल भी कॉपरेट करने को अगर तैयार ना हो, इन्वेस्टिगेशन के मामले में भी, तो फिर ऐसी स्थिति आई है। इसका मतलब यह हो गया कि राज्य सरकार या तो स्वयं इन्वॉल्व है या राज्य सरकार को कुछ ऐसा खतरा है जिससे वो स्वयं उसमें प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। तो 356 अट्रैक्ट करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया आज, और केंद्र की इसमें साधुवाद करना चाहिए कि केंद्र की सरकार ने वहां 356 लगाने के बजाय उन्होंने एक पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डाली सीबीआई के बिहाफ पर, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप इंटरवीन करें, अदरवाइज केंद्र वर्सेस स्टेट का डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है, नेशनल एजेंसी वर्सेस स्टेट एजेंसीज का डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है और संवैधानिक संकट आ सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसको क्लैरिफाई करे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करी आज, और उस सुनवाई में उन्होंने जो पाया, उन्होंने सीधा डायरेक्शन दिया कि इन्वेस्टिगेशन के मामले में राज्य के कमिश्नर ऑफ पुलिस को पूरा कॉपरेट करना चाहिए। और मैं डायरेक्शन देता हूं कि राज्य के कमिश्नर ऑफ पुलिस सीबीआई को जो जो चाहिए, जिस प्रकार से भी इन्वेस्टिगेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फ्लो होनी चाहिए, बिना किसी इन्फ्लुएंस के होनी चाहिए। इसलिए राज्य सरकार का दायित्व बनता है और पुलिस कमिश्नर का दायित्व बनता है कि वो कॉपरेट करे। और जो एक्टिविटी की गई है राज्य के द्वारा, उसकी निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक चीज के अगर आपको खतरा है तो उससे संरक्षण मैं दे सकता हूं। और उन्होंने कहा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ कोई ऐसी पीनल एक्शन इस बात को लेकर न लिया जाए कि उन्होंने ये रोकाताकी करी और उन्होंने ये जो बदतमीजी करी केंद्र की एजेंसी के साथ, ऐसा कोई पीनल एक्शन उनके खिलाफ न लिया जाए। लेकिन राज्य सरकार और कमिश्नर ऑफ पुलिस को इस मामले में पूरा कॉपरेट करना है। क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वहां गई थी। एलिगेशन चुनाव के समय पर अगर लगाया जाता है कि केंद्र की सरकार ऐसा कर रही है, तो केंद्र की सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट इसलिए और नहीं है क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन केंद्र ने नहीं लिखा।
इसका इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट उसको करवा रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो काबिल तारीफ है और राज्य सरकार को सोचना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशंस देश भर के जितने भी हैं जो कलम बंद हो रहे थे, जाम बंद कर रहे थे, उन सबको ये बात सोचनी चाहिए कि अगर इंस्टीट्यूशंस को संरक्षण हम नहीं देंगे, अगर इंस्टीट्यूशंस को संरक्षण या इंस्टीट्यूशन को लीडर ऑफ अपोजिशंस नहीं बचाएंगे तो देश में गृह युद्ध की स्थिति कभी पैदा हो सकती है और उस स्थिति पर न जाए देश। इसलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एजेंसियों के साथ कोऑपरेट किया जाए। हाँ, एजेंसियां अगर जबरदस्ती आपके खिलाफ कोई एलिगेशन लगाएंगे या चार्जशीट लगाएंगे तो उसके लिए ऑनरेबल कोर्ट बैठा है ना, ऑनरेबल कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं। अभी जब केंद्र की एजेंसी वहां पहुंच गई तो सवाल ये आ गया कि साहब केंद्र की एजेंसी ने बिना पूछे, बिना कहे और बिना उसके कैसे छापे मार दिए। तो सवाल यहां पर यह भी पैदा हुआ कि वो जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उन्होंने कल ही ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट में जो सम्मन जारी किए गए थे उन सम्मन को खारिज करने के लिए पिटीशन क्यों डाली? क्या वो सम्मन एज ए एविडेंस नहीं है कि केंद्र की एजेंसी आपसे कॉपरेशन मांग रही थी और आप उसको कॉपरेट करने को तैयार नहीं थे, अंततोगत्वा उसको ये एक्शन लेना पड़ा? ये तो अब संविधान के सामने आ गया, तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने आ गया कि सम्मन जारी किए गए थे और उस सम्मन को खारिज करवाने के लिए आप हाईकोर्ट कल के गए। इसका मतलब यह है कि आप जानबूझकर एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करना चाहते और काम में बाधा पहुंचाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो काबिल तारीफ है और पूरे देश को उस पर गर्व करना चाहिए और लीडर ऑपोजिशन और पूरे देश की जनता को ये सोचना चाहिए कि अगर कुछ गड़बड़ भी होता है तो ऑनरेबल कोर्ट फाइनली है। अगर ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि कोई सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका मिसयूज करती है तो फाइनली तो कोर्ट है ना।